नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप सभी लोगों की डिमांड पर हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल भर्ती, जो पीटी 2025 के आधार पर आनी है, जिसके 7994 पद हैं। तो इस भर्ती के लिए हम आज से इसका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इसके सिलेबस में बदलाव हो सकता है। जो सिलेबस पिछले 2022 में था, उसमें हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज और विकास था। 25-25 अंकों का कुल मिलाकर 100 अंक थे। लेकिन यहाँ पर जो फिक्स सिलेबस होगा वो ग्राम समाज और विकास का है, तो हमने उसी का टॉपिक लिया है, ग्राम समाज व विकास। तो ग्राम समाज और विकास जो है हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, क्योंकि ये 100% पूछा जाना है। ठीक है, तो हम ग्राम समाज और विकास से ही इसको स्टार्ट करेंगे। आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और इस वीडियो में हमने जो लिया है टॉपिक वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हमने लिया है, क्योंकि ये सिलेबस में आपका लिखा है और ये 100% पूछा भी जाना है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो इसको हमने लिया है। तो इस वीडियो में हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिटेल से जानेंगे, है ना। इसके संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में जानेंगे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, डिटेल में इसको जानेंगे। जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां सरकार ने गठित की हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, है ना, समितियों के बारे में जानेंगे, है ना। इसके बाद और जो पंचायती राज का इतिहास है भारत में, उसको भी हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस के साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है। क्योंकि आप लोग क्या करेंगे कि कुछ देखेंगे, उसके बाद वीडियो को वॉच करके आप चले जाएंगे। तो देखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनके पास क्या होता है, पेशेंस। आप पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो कमी होती है वो पेशेंस की होती है। ठीक है, जिनको दिक्कत हो रही है, मतलब जिनको समस्या हो रही है, वो कई मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके पास पेशेंस नहीं है। तो आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है। आराम से आपको वीडियो को सुनना है, केवल आराम से। आपको वीडियो के अंत तक हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये नहीं कि आप शुरुआत में ही वीडियो स्टार्ट किया और आपने वीडियो को छोड़कर चले गए, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, आपको ही पता है कि डॉक्टर जो दवाई देता है, वो डॉक्टर की दवाई कैसी होती है, कड़वी होती है, मीठी तो होती नहीं। तो आपका बुखार या आपका जो बीमारी है वो तभी ठीक होती है जब आप उस कड़वी दवाई को लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये समझिए कि आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो बस यही गुजारिश थी आपसे। तो स्टार्ट करते हैं हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए, आपको पता है पंचायतें क्या होती हैं। तो पंचायतें आपको पता है, पंचायतें उत्तर प्रदेश में 3 स्तर पर काम करती हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, गांव लेवल पर। जो ब्लॉक या क्षेत्र होते हैं उसको बोलते हैं, गांव के समूह को क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक। और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो 3 पंचायतें आपने सुनेंगे। ये क्या है, ग्रामीण प्रशासन का ढांचा है। जो पंचायतें होती हैं, जो पंचायतें वो ग्रामीण शासन से संबंधित हैं, गाँव के शासन से, ग्रामीण शासन से संबंधित है। मतलब जो ग्रामीण आबादी है उससे संबंधित होती हैं। ठीक है, बाकी जो अलग जो शहर हैं वहाँ पर क्या होती हैं, नगर पालिकाएँ। ठीक है, वहाँ पर क्या होती हैं, नगर पालिकाएँ। तो आपको बताया है कि जो पंचायतें हैं वो 3 लेवल पर हैं, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर। उसी प्रकार नगर पालिकाएँ भी 3 लेवल पर होती हैं। जो नगर होते हैं, छोटे नगर कस्बे होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, नगर पंचायत। उससे बड़े नगर पालिका, और सबसे बड़े जो नगर होते हैं वहाँ पर नगर निगम होता है। तो 3 स्तर यहाँ पर भी होते हैं, 3 स्तर यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण शासन से जुड़ी हुई है ना। ये शहरी शासन से संबंधित नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण शासन से संबंधित है। तो देखिए, अगर हम बात करें, संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस संविधान में आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो उस संविधान में पंचायतों को संविधान में स्थान नहीं दिया गया था। केवल एक अनुच्छेद में बात की गई थी, वो थी डीपीएसपी के तहत। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि भाग 4 है, आप जिसको बोलते हैं हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसमें केवल अनुच्छेद आर्टिकल 40 में बात कही गई थी संविधान लागू होने के समय, कि राज्य जो सरकारें हैं वो पंचायतों का गठन करेंगी, है ना। उसमें क्योंकि आपको पता है, आपने संविधान पढ़ा है कि जो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो क्या हैं, वो बाध्यकारी राज्य पर नहीं है, वो राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। अर्थात राज्य उनको चाहे तो उनको मान सकती है उन प्रावधानों को, या ना मान सकती है, वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है। तो 1940 में ये बात कही गई थी संविधान लागू होने के समय कि राज्य पंचायतों का गठन कर सकती है। ठीक है, महात्मा गांधी जी के कहने पर यह अनुच्छेद जोड़ा गया था। आपको पता है, महात्मा गांधी जी ग्राम पंचायतों पंचायतों में बहुत विश्वास करते थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 था केवल।
लेकिन अनुच्छेद 40 में जो बात कही गई थी, तो किन्हीं राज्यों ने उसको लागू किया, किन्हीं राज्यों ने लागू नहीं किया। जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई वो महात्मा गांधी जी की जयंती पर ही 2 अक्टूबर 1959 को देख रहे हैं आप कि 1950 में संविधान लागू हुआ। 9 साल बाद आप देख रहे हैं कि पहली बार कहीं पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो रही है, वो राजस्थान के नागौर में हो रही है। तो देखिए, मतलब राज्यों पर क्या है, वो बाध्यकारी नहीं है। तो इसलिए राजस्थान के नागौर में पहली है ना पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, और जो उद्घाटन किया माननीय उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ना पंचायती राज व्यवस्था का। तो अब क्या हुआ, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश ने अपनाया, फिर मतलब और अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रकार से उसको रेगुलेट किया पंचायतों को। कोई एक जैसा पैटर्न नहीं था कि कैसा मतलब पंचायतें होंगी। कभी पंचायतों के चुनाव कोई राज्य करा रहा है, कोई नहीं करा रहा है। कहीं पर किसी प्रकार से संरचना है पंचायतों की, कहीं पर किसी प्रकार से, कहीं पर पंचायतों को वित्त ही नहीं मिल रहा है, तो विकास के काम ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं थीं। तो ये सभी समस्याओं को बहुत सारी सरकार ने कमेटियां बैठाई, जिसमें आपने सुना होगा बलवंत राय मेहता समिति। उनको हम बाद में डिटेल में जानेंगे, आपको इसी वीडियो में लास्ट में चीज़ें पूरी समितियों के बारे में बताया जाएगा। तो सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति बैठाई, है ना, अशोक मेहता समिति, आपको पता है LM सिंघवी समिति, है ना, बहुत सारी समितियों का गठन किया। और अंत में क्या हुआ, LM सिंघवी जो समिति है, इस समिति ने क्या किया, सिफारिशें की। ठीक है, सिफारिशें की, और उस समिति ने जो सिफारिशें की, सिफारिश में ये कहा गया था कि पंचायतें इस प्रकार से सफल नहीं हो सकती भारत में, इनको आपको संविधान में स्थान देना ज़रूरी है, इनको अनिवार्य बनाना ज़रूरी है। तो संविधान में स्थान देने के लिए भारत की संसद ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया 1992 में। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से, त्रिस्तरीय पंचायतों से। और इसी के साथ शहरों में भी स्थानीय स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन आया, वो नगर पालिकाओं से था, जो हम आपको पहले बता चुके हैं 3 स्तर पर नगर पालिका होती हैं। तो पंचायतें किससे संबंधित हैं, आपको पता होना चाहिए। 73वां संविधान, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। इस एक्ट को लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की अनुमति है ना, यहाँ से पास किया गया। लोकसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति की अनुमति मिली 20 अप्रैल 1993 को। और इस संशोधन को लागू कर दिया गया 24 अप्रैल 1993 को। जो कि पंचायती राज से संबंधित यह संशोधन था, इसको लागू किया गया 24 अप्रैल को। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और ये दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये दिवस 1993 से नहीं मनाया जा रहा, ये 2010 से मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यह जो संविधान संशोधन हुआ, इससे संविधान में भाग जोड़ा गया, भाग 9। कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। और इसमें 16 अनुच्छेद डाले गए, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। ठीक है, तो 16 अनुच्छेद हैं इसमें। कैसे, 243 पहला, फिर 243 के बाद 243 ए, 243 बी, 243 सी। तो ए से लेकर ओ तक 15 होते हैं, और 243 एक अलग से, तो कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद। तो ये 16 अनुच्छेद जोड़े गए, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए। पंचायतों को 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय सौंपे गए कि इन 29 विषयों पर पंचायतें काम करेंगी, है ना, इन 29 विषयों पर पंचायतें कार्य करेंगी। और जो 29 विषय हैं वो हम आर्टिकल 243 243 जी में भी देख सकते हैं, पंचायतों की कार्यों की सूची, है ना। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया। अब हम इस संशोधन अधिनियम को पूरा विस्तार से समझने जा रहे हैं। तो पहला है अनुच्छेद 243। इसमें क्या है, 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, किसकी परिभाषा, जिला की परिभाषा। देखिए, कभी भी कोई अधिनियम बनाए संसद या कोई विधानसभा या कोई संशोधन करे, तो उसमें क्या होता है, पहले अनुच्छेद में अधिकतर पहली धारा में परिभाषा होती है। तो इसमें भी परिभाषा है कि जिला क्या है, जिला की परिभाषा तो जिला आप जानते ही हैं। ग्राम सभा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा आपको बताएं, जो गांव होता है, कोई गांव है, उस गांव के
जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, यानी वोटर बोल सकते हैं जिनको आप, क्योंकि वोट देने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। तो किसी गांव में 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं सभी लोगों को मिलाकर, जो मतदाता हैं उनको मिलाकर ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम पंचायत किसे कहा जाता है? तो ग्राम सभा कहते हैं 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के समूह को, और ग्राम पंचायत कहते हैं इन लोगों ने, ग्राम सभा ने वोट देकर जिन लोगों को चुना है, जैसे प्रधान, ठीक है, प्रधान और सदस्य जिनको है ना वार्ड मेंबर बोलते हैं, इन लोगों को कहते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है? चुने हुए प्रतिनिधियों को कहते हैं। और ग्राम सभा क्या है? सब वोटर को मिलाकर ग्राम सभा कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा ही रही। मध्यवर्ती स्तर की परिभाषा है, मध्यवर्ती स्तर ब्लॉक को कहा जाता है। जो ब्लॉक होते हैं ना, क्षेत्र जिनको बोलते हैं ब्लॉक, क्षेत्र पंचायत, तो मध्यवर्ती स्तर कहा गया क्योंकि वो बीच में पड़ता है, क्योंकि सबसे नीचे ग्राम, उसके ऊपर ब्लॉक और फिर उसके ऊपर क्या? जिला। तो ब्लॉक क्या हुआ? मध्यवर्ती स्तर। तो मध्यवर्ती स्तर कौन अधिसूचित करे? राज्यपाल अधिसूचित करे। मतलब राज्यपाल नोटिफिकेशन के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा किसी भी क्षेत्र को मध्यवर्ती स्तर घोषित कर सकता है। राज्यपाल ही किसी क्षेत्र को ग्राम पंचायत घोषित कर सकता है। राज्यपाल के पास ही ये पावर होती है, वो नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है, मध्यवर्ती स्तर या ग्राम पंचायत को घोषित कर सकता है। ग्राम मतलब किसी ग्राम, गांव के समूह को। पंचायत क्या है? तो पंचायत हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं 243, यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा। 243B जो है, 243B में बात कही गई है। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे पहले, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है तो आपको बता दें। 243B में है किसी भी स्तर पर पंचायत क्षेत्र, है ना, पंचायत जो क्षेत्र बनेगा, प्रादेशिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जनसंख्या, है ना, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, ग्राम राज्यपाल द्वारा अधिसूचित ग्रामों का समूह भी हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें 243B में क्या है, तो 243B में है सिंपल पंचायत क्षेत्र के बारे में, कि पंचायत क्षेत्र कौन कौन होंगे। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये सब बातें 243B में कही गई हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्रत्येक राज्य में भारत में ग्राम, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक, जिला स्तर पर पंचायतों का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। लेकिन मध्यवर्ती स्तर का गठन उस राज्य में नहीं होगा, मतलब क्षेत्र पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं होगा जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है। मतलब आपने देखा है कि भारत के बहुत सारे राज्य, जैसे पूर्व उत्तर के राज्य, वहाँ की जनसंख्या कई राज्यों की 20 लाख से क्या है? कम है। तो वहाँ पर ब्लॉक क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगी? केवल ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। तो ये बात 243B में कही गई है। तो वही बात आपको यहाँ पर बताई गई है कि किसी भी स्तर पर जो पंचायत हैं वो 243B में कही गई है। पंचायत क्षेत्र क्या होते हैं? तो जो, जैसे मान लीजिए एक गांव है, तो गांव के लोग ग्राम पंचायत बना रहे हैं, तो इसी को हम पंचायत क्षेत्र कहते हैं। अब बहुत सारे गांव हैं, तो इनसे मिलकर एक ब्लॉक बन रहा है, तो इनको मिलाकर हम क्या कहेंगे? इनको मिलाकर हम पंचायत क्षेत्र कहेंगे, ब्लॉक का। फिर बहुत सारे फिर ब्लॉक मिल रहे हैं, फिर इन सबको मिलाकर हम जिला का क्या कहेंगे? जिला का पंचायत क्षेत्र, ठीक है। तो पंचायत क्षेत्र कुछ नहीं है, जो क्षेत्र हैं इनको प्रादेशिक क्षेत्र भी कहते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र से आप प्रदेश से कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको प्रदेश कहेंगे नहीं। जो मतलब जैसे ग्राम है, ये गांव है, तो इसमें वोटर हैं, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? पंचायत क्षेत्र भी कह रहे हैं, इसी को हम प्रादेशिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि बांटा जाता है ना, बांटा जाता है गाँव को, ठीक है। तो इसको हम प्रादेशिक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से लोग चुने जाते हैं। आपको हम थोड़ा और भी बताएं होता क्या है, गाँव है जो गाँव और ग्राम पंचायत है ना, इसमें अंतर है ना, आपको थोड़ा समझना है। गांव और ग्राम में अंतर है, ठीक है, ग्राम पंचायत में अंतर है, या आप ऐसा कह सकते हैं गांव और ग्राम में अंतर होता है। गांव क्या हो सकता है? छोटे छोटे गांव भी हो सकते हैं, या बड़ा गांव भी हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ा सा गांव या छोटे छोटे। लेकिन ग्राम क्या होता है? तो ग्राम राज्यपाल अधिसूचित करता है। ग्राम उसको कहते हैं जहाँ से क्या होता है कि प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जहाँ पर पंचायतें होती हैं उसको ग्राम बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, तो उनकी जनसंख्या उतनी नहीं होती है, ठीक है, उनकी जनसंख्या उतनी नहीं होती है, तो क्या किया जाता है? बहुत सारे गाँव को आपस में मिला दिया जाता है,
और एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। देखिए आपको हमने क्या बोला, बहुत सारे गाँव को मिला दिया जाता है और एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। तो गाँव तो जहाँ पर गाँव कई हो सकते हैं, लेकिन पंचायत या ग्राम जो है वो इस प्रकार से बनती है। और जो बड़ा गाँव है, कोई बड़ा गाँव है मान लीजिए, तो उसी को गाँव भी बोलेंगे, उसी को ग्राम पंचायत भी बोलेंगे। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि जो ग्राम पंचायत है उसके गठन के लिए कम से कम 1000 आबादी होनी ही चाहिए। मतलब कोई गाँव ग्राम पंचायत के रूप में तभी अधिसूचित किया जाएगा जब उसकी आबादी कम से कम न्यूनतम 1000 हो। अब मान लीजिए एक गांव है, उसकी आबादी 200 है, एक की 300 है, एक की 700 है, तो इन तीनों गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी और इनसे गाँव से एक प्रधान का चुनाव किया जाएगा और इनको बांटा जाएगा प्रादेशिक क्षेत्रों में गाँव को, और यहाँ से चुने जाएंगे सदस्य जिनको वार्ड मेंबर भी बोलते हैं। तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी, हम आशा करते हैं ऐसी। तो देखिए यहाँ पर आपको आगे देखिए, तो आपको प्रादेशिक क्षेत्र क्लियर है। जनसंख्या, अगर इस मतलब संविधान संशोधन में जनसंख्या का तात्पर्य कहीं आएगा तो उसका मतलब होगा अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, मतलब जो लास्ट में जनगणना हुई है। जैसे मान लीजिए अभी 2025 चला, तो इसकी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना कौन सी है, 2011 है, तो इसको लिया जाएगा आधार। ठीक है, तो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना। ग्राम का मतलब क्या है, तो मैंने आपको भी बताया है कि ग्राम राज्यपाल द्वारा अधिसूचित होता है, राज्यपाल अधिसूचित करता है ग्राम को भी, ब्लॉक को भी, और ग्रामों का समूह भी हो सकता है। इसको सही लिखना चाहिए था, गाँव का समूह भी हो सकता है, आपको बता दिया है। ठीक है, इसको क्या सही लिखना चाहिए था, आप इसको सही कर सकते हैं, गाँव का समूह भी हो सकता है। तो 243 हमने देखा और उसमें परिभाषाएं हैं। 243 बी में क्या है, 243 बी में पंचायतें हैं 3 स्तर पर। कौन कौन सी, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। मध्यवर्ती स्तर पर 243 बी में कहा गया है कि उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक स्तर पर पंचायत नहीं बनेगी जहां पर जनसंख्या 20 लाख से कम है, जैसे कि सिक्किम। ठीक है, और भी आप राज्य देख सकते हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से क्या है, कम है। 243 ए में देखिए, 243 ए में ग्राम सभा के बारे में है। मैंने आपको ग्राम सभा के बारे में बता दिया है। ठीक है, जो ग्राम सभा क्या बोलेंगे, ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है। अब आप ग्राम पंचायत आसानी से समझ रहे होंगे, ग्राम पंचायत है ना, तो ग्राम पंचायत में जितने भी लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनको क्या बोलेंगे, सबको मिलाकर ग्राम सभा। तो 243 ए में ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में बताया गया कि ग्राम सभा की क्या शक्तियाँ होंगी, वह कृत्य उनके क्या क्या कार्य होंगे ग्राम सभा के। और ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। किसके द्वारा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानमंडल में क्या क्या आता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो विधानमंडल है, देखिए जो पंचायती राज विषय है, आपको बता दें जो पंचायती राज विषय है वो राज्य सूची का विषय है। तो जो भी कुछ भी कानून बनेगा इस पर, वो कौन करेगा बदलाव, राज्य विधानमंडल। इसको आप याद रख ही लीजिए क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है, तो इसमें राज्य ही चीज़ें करता रहता है। ठीक है, तो ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य, ग्राम सभा को शक्तियाँ और कृत्य कौन सौंपेगा, राज्य विधानमंडल। ठीक है, 243 बी आपको बता ही दिया गया है। तो 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आप अंतर समझ गए होंगे आसानी से। 243 सी में क्या है, 243 सी में पंचायतों की संरचना है। संरचना को भी कौन निर्धारित करेगा, विधानमंडल आपको बता दिया गया है। पंचायतें राज्य सूची का विषय हैं, इसलिए हर चीज़ का निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल। तो पंचायतों की स्ट्रक्चर क्या होगी, 3 स्तर पर जो पंचायतें हैं कैसी इनकी स्ट्रक्चर होगी, कौन निर्धारित करेगा, विधानमंडल निर्धारित करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, किसी भी स्तर पर, मतलब ग्राम पर, ब्लॉक पर या जिला पर, किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र, यानी जो क्षेत्र जहाँ से चुनी जानी है वो पंचायत, उसको बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। गांव को भी प्रादेशिक क्षेत्र बोल सकते हैं, ब्लॉक को भी बोल सकते हैं, जिला को ही बोल सकते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। तो वो क्या बोल रहे हैं, है ना, किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही हो, यथासाध्य एक ही हो। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि किसी भी स्तर पर आप, चाहे ग्राम स्तर पर, चाहे ब्लॉक स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर अगर हम बात करें, तो प्रादेशिक क्षेत्र की जो जनसंख्या है ना, ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों से अनुपात एक जैसा होना चाहिए राज्य में। इसका मतलब आप सिंपल सा समझिए कि अगर किसी ग्राम में मान लीजिए 2000, किसी ग्राम पंचायत में 2000 लोग हैं,
ठीक है, 2000 लोग हैं और वहाँ पर मान लीजिए 11 वार्ड मेंबर और एक प्रधान चुना जा रहा है, मान लीजिए। तो ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। मान लीजिए किसी ब्लॉक में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी ब्लॉक में मान लीजिए 2000 की जनसंख्या पर एक, है ना, एक ब्लॉक क्षेत्र पंचायत का सदस्य चुना जा रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए कोई जिला पंचायत का सदस्य है वो 20,000 की जनसंख्या पर चुना जा रहा है, तो ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश में लगभग 20,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना चाहिए हर जिला में, ऐसा आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब यही निकल रहा है। और आगे आप देखिए, पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। जैसे प्रत्येक पंचायत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए एक गाँव है तो एक पंचायत क्षेत्र हो गया, इसको कई वार्ड में बांटा जाता है, तो इसी वार्डों को कहते हैं क्या, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर यही लिखा है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में एक ही हो। फिर से आप यहाँ पर देखिए, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का, मान लीजिए जनसंख्या है एक वार्ड में 100, तो जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में एक ही हो। तो मान लीजिए किसी वार्ड में 100 पर एक है, तो उस गाँव में हर 100 पर एक, मतलब ऐसा वार्ड मेंबर चुनना होना चाहिए। ठीक है, तो पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। तो जो वोटर होंगे वो सीधा वोट देंगे, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सभी लोग चुने जाएंगे। ठीक है, पंचायत के सभी स्थान, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद विधानमंडल विधि द्वारा निम्न प्रतिनिधित्व करने हेतु उपबंध कर सकेगा। ठीक है, क्या कर सकेगा, ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधान। तो विधानमंडल कर सकता है कि इनको मध्यवर्ती पंचायतों में, ब्लॉक में, या अगर मध्यवर्ती नहीं है तो जिला में क्या बना सकता है, इनको प्रतिनिधित्व करवा सकता है, इनको वहाँ पर सदस्य बना सकता है। मध्यवर्ती जो पंचायत के सदस्य अध्यक्ष हैं, है ना, उनको जिला पंचायत में पहुँचा सकता है, मतलब उनको जिला पंचायत में सदस्य के रूप में दिलवा सकता है मान्यता। लोकसभा विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको मध्यवर्ती में भी, गाँव में नहीं, मध्यवर्ती ब्लॉक में और जिला पंचायत में, ठीक है, उनको सदस्य के रूप में मान्यता दी जा सकती है विधानमंडल के द्वारा। उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है। मतलब लोकसभा विधानसभा के सदस्य उस मध्यवर्ती जिला पंचायत में आएंगे, सदस्य के रूप में आएंगे। ठीक है, जिसमें वो, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्यों को भी मध्यवर्ती जिला पंचायतों में उनको सदस्य के रूप में, है ना, नामित किया जा सकता है। मध्यवर्ती जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में वो रजिस्ट्रीकृत है, मतलब वहाँ पर जहाँ पर वो निर्वाचक के रूप में, वोटर के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, ऐसे जो राज्यसभा के और विधान परिषद के सदस्य। अभी 243 से ही चल रहा है। अब आगे देखिए, और क्या कहा गया है, किसी पंचायत के अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्यों को जो को चाहे, है ना, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होगा। तो किसी पंचायत के अध्यक्ष यानी ग्राम में ग्राम प्रधान होता है, क्षेत्र में, है ना, ब्लॉक प्रमुख होता है ना। ब्लॉक प्रमुख कौन होता है, तो जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं वो अपने में से ही किसी एक को अप्रत्यक्ष निर्वाचन से ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं। ठीक है, और ऐसा ही जिला पंचायत में जिला पंचायत के सदस्य अपने में से ही जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति को चुन लेते हैं। तो अध्यक्ष के रूप में जो ब्लॉक प्रमुख है और जिला पंचायत अध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष हुआ, है ना, और जो ग्राम प्रधान हुआ वो प्रत्यक्ष हुआ। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि किसी पंचायत के अध्यक्ष कोई भी लेवल पर पंचायत हो और ऐसे अन्य सदस्यों को, जो सदस्य हैं, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, मतलब वो वोटिंग द्वारा चुने गए हों या नहीं, वो निर्विरोध जीत गए हों, उनको क्या है, पंचायतों की जब अधिवेशन होगी, बैठक होगी, तो उनको वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष निर्वाचन होगा, ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होगा यानी प्रधान, उसका निर्वाचन कौन तय करेगा, कैसा निर्वाचन होगा, विधानमंडल द्वारा। और वो निर्वाचन कैसा किया है विधानमंडल ने, प्रत्यक्ष, यानी ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, प्रधान होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और इसके बाद मध्यवर्ती और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, ब्लॉक प्रमुख और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी को ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। आप
आपको पता है ये सब बात है। अनुच्छेद 243D की बात करते हैं। 243D में क्या है, स्थानों का आरक्षण की बात है ना। तो आरक्षण की बात पंचायतों में, प्रत्येक पंचायत में, चाहे वो जिला हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो ग्राम हो, चक्रानुक्रम में आरक्षण चलेगा। चक्रानुक्रम क्या होता है, अगर इस बार जनरल की सीट है तो फिर अगली बार ओबीसी की सीट होगी, फिर एससी की, फिर एसटी की, फिर जनरल की, ऐसी सीट है ना। इसी में महिला की सीट भी होती है उसके, है ना। पहले जनरल फीमेल, फिर जनरल, फिर ओबीसी फीमेल, फिर एससी फीमेल, फिर एससी, फिर एसटी फीमेल, फिर एसटी, फिर इस प्रकार से यह चक्रानुक्रम आरक्षण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था 243D में की गई है। 243D1 में क्या किया गया है कि एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है ना। इनकी जो आरक्षित स्थानों की संख्या होगी, कितने स्थान आरक्षित किए जाएंगे, तो उनका अनुपात पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों का वही होगा जो पंचायत में एससी एसटी की जनसंख्या, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या। ठीक है, मान लीजिए उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या है, मान लीजिए, ठीक है, 5, ऐसा समझिए 5, और उसमें एससी एसटी 2 लोग हैं, तो 2 स्थान आरक्षित किसके होंगे, एससी एसटी के। आरक्षित स्थानों की संख्या पंचायत में मान लीजिए 5 लोगों को चुना जाना है, तो 5 में से 2 लोग, 2 अनुपात में जनसंख्या एससी एसटी के, तो 2 लोग किसके चुने जाएंगे, एससी एसटी के। 243D2 में क्या कहा गया है कि 1/3 एससी एसटी में भी 1/3 उनकी महिलाएं होंगी, महिलाएं हेतु आरक्षण, एससी एसटी की महिलाएं हेतु आरक्षण D2 में कहा गया है। 243D3 में क्या कहा गया है, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का 1/3 एससी एसटी महिलाओं सहित स्त्रियों हेतु 1/3 है। मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण 243D में है 33%। 243D4 में क्या कहा गया है, अध्यक्षों हेतु, जो ग्राम प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी, उनको भी मतलब वहाँ पर भी आरक्षण लागू होता है। एससी एसटी महिला, उनके लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाएगा। तो एससी, यहाँ पर आप देखिए, एससी एसटी अध्यक्षों का जो आरक्षण है वो प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या का राज्य में एससी एसटी की जनसंख्या और राज्य की जनसंख्या से अनुपात होगा। मान लीजिए राज्य की जनसंख्या 100 है और एससी एसटी की जनसंख्या 25 है। ठीक है, तो मान लीजिए कुल ऐसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 100 हैं, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए आप इसको ऐसा समझें, थोड़ा आसानी होगी कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 75 है, उसमें 25 मान लीजिए क्या है, एससी एसटी है। तो 75 जिले में मान लीजिए 75 चुना जाना है जिला पंचायत अध्यक्ष, तो उसमें से 25 कौन चुने जाएंगे, 25 जिलों में एससी एसटी। ठीक है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है, तो अध्यक्ष है तो आपको बता दिया गया है, और उनमें 1/3 अध्यक्ष महिलाएं भी होंगी। ठीक है, महिलाओं को भी 1/3 अध्यक्ष। D5 में क्या कहा गया है, स्त्रियों के आरक्षण को छोड़कर अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। मतलब 334 में कहा गया है कि 334 अगर आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि एससी एसटी को विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो वो यह कहना चाहें कि स्त्रियों के आरक्षण को छोड़कर बाकी जब अनुच्छेद 334 के प्रावधान खत्म होंगे तो पूरे आरक्षण एससी एसटी के खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्त्रियों का आरक्षण बना रहेगा। ठीक है, D6 में क्या कहा गया है, विधानमंडल पिछड़े नागरिकों हेतु आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, ओबीसी के लिए तो वो यहाँ पर कर सकता है, तो 243 D6 में है। 243E में क्या है, 243E में है पंचायतों की अवधि। तो पंचायतों की अवधि होगी 5 वर्ष। जो पंचायतें कोई भी स्तर पर पंचायत हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे अपनी पहली बैठक से, प्रथम अधिवेशन से। ठीक है, पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होगी। 243E2 में क्या कहा गया, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के संशोधन से पंचायत भंग नहीं होगी। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के संशोधन से पंचायत भंग नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि कोई कानून है और उस कानून में कहा गया है कि मान लीजिए किसी पंचायत की अवधि 3 ही वर्ष हुई है और कानून आ गया है कि अब पंचायत भंग की जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के संशोधन से पंचायत भंग नहीं होगी। E3 में क्या कहा गया है, निर्वाचन पंचायत की अवधि समाप्ति के पूर्व करा लिए जाएंगे। तीनों स्तर पर जो चुनाव हैं वो पंचायत की अवधि समाप्ति के पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे, है ना। और मान लीजिए किसी भी स्तर पर पंचायत का अगर विघटन हो जाता है तो विघटन में 6 माह के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। मतलब 6 माह के अंदर, ऐसे मान लीजिए कोई ग्राम प्रधान चुना गया, 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया या उस पर, है ना, उसको हटा दिया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, ऐसा कुछ, तो क्या होगा, 6 माह के अंदर फिर से क्या होंगे, चुनाव। और फिर जो चुनाव के बाद जो व्यक्ति बैठेगा वो कब तक के लिए बैठेगा, वो 5 साल के लिए नहीं बैठेगा।
वो बैठेगा शेष समय की अवधि के लिए। जो बात E4 में कही गई है कि विघटित पंचायत के बाद निर्वाचित पंचायत शेष अवधि के लिए काम करेगी। जैसे 2 साल हो गया था तो वो 3 साल के लिए काम करेगा। अगर 6 माह शेष अवधि है, मान लीजिए कि कोई प्रधान है, उसके 4.5 साल बाद उसने प्रधानी की और उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, निर्वाचन आवश्यक नहीं है। ऐसा आप किसी भी स्तर पर सोच सकते हैं, ठीक है। 243F में बात करते हैं। तो 243F में क्या है? सदस्यता के लिए निर्हरताएँ कि कौन कौन व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है, निर्हरताएँ, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। F में मतलब F से फेल्यूर, निर्हरताएँ। 243G में पंचायतों के प्राधिकार क्या क्या अधिकार हैं, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व कौन तय करता है? विधानमंडल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना इनका काम है पंचायतों का, कि आर्थिक विकास हो लोगों का, सामाजिक न्याय हो, उसके लिए योजना तैयार करना। 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों को कार्यान्वित करना। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। उनको कार्यान्वित करना पंचायत का कार्य है, 243G में कहा गया है। 243H में क्या कहा गया है? 243H में कहा गया है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ। पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं, आपने सुना भी होगा, जिला पंचायतें टैक्स लगा रही हैं, ठीक है। तो पंचायतों द्वारा टैक्स अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उसकी निधियाँ, ठीक है। पंचायतों की निधियाँ भी होती हैं, जैसे ग्राम में ग्राम निधि, ठीक है, ऐसी। तो इनको भी कौन तय करता है? विधानमंडल द्वारा। ऐसे कर, शुल्क, कर, टैक्स है ना, शुल्क, पथ कर है ना, जिसको टोल टैक्स बोलते हैं, और फीसें उद्गृहित कर सकती हैं पंचायतें, उगा सकती हैं, संग्रहित इकट्ठा कर सकती हैं, विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा इन पंचायतों को समानुदिष्ट किया जा सकता है। मतलब ये सब राज्य सरकारें पंचायतों को कह सकती हैं कि आप ऐसे कर, शुल्क, पथकर वसूलिए, ठीक है। इसके बाद राज्य की संचित निधि में से पंचायतों हेतु सहायता अनुदान हेतु, मतलब इसमें है कि राज्य की संचित निधि से पंचायतों हेतु सहायता अनुदान हेतु, ठीक है। राज्य की जो संचित निधि होती है उसमें से पंचायतों को कुछ सहायता मिलेगी, ठीक है। पंचायतों द्वारा प्राप्त सभी धनों को जमा करने हेतु निधियों का गठन करना है। पंचायतें जो धन इकट्ठा करती है उसको निधियों का गठन करना है। धन निकालने हेतु उपबंध भी 243H में किए गए हैं। 243I में क्या कहा गया है? 243I में आप देखिए, वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन। पंचायतों की वित्तीय स्थिति कैसी है, तो उसके पुनर्वलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन। तो ये पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन 243I के तहत किया गया है राज्य के द्वारा। राज्य वित्त आयोग बोलता है ये राज्य वित्त आयोग होता है। केंद्र का वित्त आयोग होता है 280 में, अनुच्छेद 280 में, जो केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा करता है कि केंद्र को कितना दिया जाएगा, राज्य को कितना दिया जाएगा, ठीक है, सेंट्रल स्टेट। वो ये नहीं है, ये 243I है, ये राज्य वित्त आयोग है, ठीक है। ये सिफारिशें करता है कि राज्य और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और जो नगर पालिका है उनको टैक्स किस रूप में बांटा जाए, इनको किस प्रकार से धन दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर, मतलब 1993 से 1 साल के भीतर 1994 तक, उसके तत्पश्चात 5 वर्ष में, हर 5वें वर्ष की अवधि पर समाप्ति पर राज्यपाल क्या करेगा? वित्त आयोग का क्या करेगा? गठन। तो राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। और जो वित्त आयोग होगा, इसकी जो आयोग की संरचना है कि आयोग में कितने सदस्य होंगे, अध्यक्ष, अर्हताएँ, उनकी शक्तियाँ कौन तय करेगा? तो वो विधानमंडल तय करेगा, ठीक है। राज्यपाल वित्त आयोग की सिफारिश को विधानमंडल के समक्ष रख पाएगा। जो वित्त आयोग की सिफारिशें देगा वो कहाँ पर रखी जाएंगी? विधानमंडल के समक्ष रखी जाएंगी, ठीक है। 243J में देखिए क्या है, 243J में है पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। जो पंचायतों की अकाउंटिंग है ना, जो खर्च होते हैं उनकी अकाउंटिंग जो है ना, वो 243J में, ठीक है, संपरीक्षा, इसको आप ऐसा रख सकते हैं। तो इसके लिए भी विधानमंडल प्रक्रिया बना सकता है। कि में है पंचायतों हेतु निर्वाचन, चुनाव। पंचायतों का निर्वाचन कब होगा? तो हर 5 साल पर चुनाव होगा, और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन 243K के तहत किया गया है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है किसके लिए? निर्वाचक नामावली तैयार कराने, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, जब चुनाव होगा तब उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243K के तहत किया गया है। और इसमें कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा इसका हेड, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। सेवा शर्तें और पदावधि भी इनकी कौन तय करेगा? राज्यपाल द्वारा, ठीक है। हटाया जाना, तो इनको कैसे हटाया जाएगा जो निर्वाचन आयुक्त हैं? तो उसी रीति से और उन्हीं आधारों से, उसी तरह से और उन्हीं बेस पर जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, मतलब जिस प्रकार से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, जिन आधारों पर और जिस तरीका से, आपको पता होगा, महाभियोग की तरह वो प्रक्रिया होती है, तो उसी आधार पर, उसी रीति से उनको राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारीगण उपलब्ध कराएगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास कर्मचारी तो होते नहीं हैं,
तो कौन उपलब्ध कराएगा? राज्यपाल चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारीगण उपलब्ध कराएगा, पुलिस उपलब्ध कराएगा, ठीक है। और जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अधिकारी होते हैं, वो सब राज्यपाल उपलब्ध कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग को। इसके बाद अब आगे देखिए 243 में क्या है? इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, मतलब यह भाग जो है भाग ना वो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होगा? अनुच्छेद 244 खंड 1 के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, 244 खंड के दूसरे में जो जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। भाग 9 यहाँ लागू नहीं होगा। कहाँ कहाँ पर? तो ये देखिए नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र वहाँ पर ये लागू नहीं होगा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ तत्समय विधि अधीन जिला परिषदें हैं, ठीक है, तो मणिपुर में जहाँ पर जिला परिषदें हैं वहाँ पर भी ये लागू नहीं होगा भाग 9। और कहाँ नहीं लागू होगा? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग जिले की जिला पंचायतों के संबंध में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में लागू नहीं है जिनके लिए तत्समय विधि अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद है। तो जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर लागू नहीं होगा भाग 9। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम विधानमंडल अगर वो चाहें, वहाँ के विधानमंडल, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम विधानमंडल इस भाग का विस्तार कर सकता है अनुच्छेद 244 के खंडों को छोड़कर। तो इसके लिए क्या करना होगा? विधानमंडल को संकल्प पारित करना होगा। सदन के कुल सदस्य के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित अगर वो ऐसा संकल्प करते हैं तो वहाँ पर भी इस भाग का विस्तार किया जा सकता है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। और संसद अनुच्छेद 244 में विस्तार कर सकेगी, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत इसको संविधान पर संशोधन नहीं माना जाएगा। 244 में भी इस भाग का विस्तार कर सकती है, पंचायतों का विस्तार कर सकती है। एन में देखिए 243 एन में विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, जो पहले से विद्यमान विधि थी पंचायतों से संबंधित और पंचायतें थी वो बनी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि पूर्ववर्ती विधि, जो पूर्ववर्ती कानून है पंचायतों से संबंधित, राज्यों की पंचायतों के संबंध में इस भाग के असंगत होने पर, अगर इस भाग से वो असंगत हैं, इस भाग के खिलाफ हैं, वो इसमें इन प्रावधानों के खिलाफ है, तो 1 वर्ष के भीतर या विधानमंडल द्वारा निरसित की जाए तब तक बनी रहेंगी, ठीक है। जब तक मतलब पंचायतें इस प्रकार से जो पुरानी पंचायतें चली आ रही हैं 1992 के पहले की, अगर उनमें कुछ इस संशोधन के आधार पर कुछ बातें असंगत पाई जाती हैं, विरोध में पाई जाती हैं, तो वो 1 वर्ष के भीतर ख़त्म हो जाएंगी, या विधानमंडल जब भी उनको ख़त्म करना चाहे तब तक वो पंचायतें बनी रहेंगी। अगर पूर्ववर्ती पंचायतें, देखो लिखा है, विधानमंडल द्वारा पारित संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी। वो अपनी अवधि जब तक उनकी अवधि शेष है तब तक बनी रहेंगी। ओ में क्या है? 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की हस्तक्षेप का वर्जन। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे चुनाव के संबंधित मामलों में। तो निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन क्या होता है? परिसीमन होता है एक, ठीक है, डेलिमिटेशन होता है, मतलब क्षेत्रों को बांटा जाता है। तो कभी आपने सुना होगा कि आपका गांव कभी आपके गांव से जो क्षेत्र पंचायत सदस्य था वो 1 चुना जाता था, फिर 2 चुने जाने लगे क्योंकि दूसरा गांव का भी आपको मतलब ऐसा कर दिया, परिसीमन कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा होता है, परिसीमन का मतलब होता है बांट देना क्षेत्र को, कि यहाँ से 1 सदस्य चुना जाएगा, यहाँ से, तो वो जनसंख्या को बैलेंस करके किया जाता रहता है परिसीमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अनुच्छेद 280 में जोड़ा गया, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य ने जो वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें की गई हैं उनमें राज्य में पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय, ठीक है, आवश्यक उपाय कौन करेगा? आवश्यक उपाय के लिए सुझाव देगा वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। 243 एल में क्या कहा गया है? 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, यानी इस भाग का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक विधानमंडल के प्रति निर्देश अगर दिए गए हों तो वहाँ पर लागू होगा, राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा लागू किया जा सकेगा। तो यहाँ पर हमने पूरा देखा है जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसमें कोई बात अगर आपको समझ में ना आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण यानी मजबूत करने हेतु गठित समितियां, कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई? 1957 में। क्यों बनाई गई? CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था एक, और एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। तो इनके कार्यान्वयन के ये कैसे, इसकी जो 2 स्कीमें हैं ये 1952 और 53 वाली कैसे काम कर रही हैं, तो उनके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। इसका गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को सरकार को सौंपी और इसने सुझाव दिया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का,
और यानी पंचायती राज का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब आप विकेंद्रीकृत कर दीजिए शक्तियों को, एक जगह सीमित मत रखिए। तो पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर, ठीक है। और इस समिति ने कहा कि ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। पंचायत समिति और जिला परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्य होंगे, लेकिन ऐसा वर्तमान में होता नहीं है, लेकिन ये सुझाव थे। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा, है ना, इस समिति का कहना था कि वो कलेक्टर होगा, जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता। ये सुझाव हैं। पंचायतों को सभी नियोजन और विकास गतिविधियाँ दी जाएँ, ठीक है। प्लानिंग की गतिविधियाँ और विकास की गतिविधियाँ पंचायतों को दी जाएँ। सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण किया जाए, उत्तरदायित्व दिया जाए, पंचायतों को पर्याप्त संसाधन दिए जाएँ, है ना, पैसा दिया जाए, प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव कराया जाए। पंचायत समिति जो है उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाए, जो बीच में है ब्लॉक लेवल पर, प्रशासनिक निकाय बनाया जाए उसको, ठीक है। विकास खंडों की स्थापना की जाए ब्लॉक की। जिला परिषद को सलाहकारी रखा जाए, वो सलाह देने वाला समन्वयक कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है। और पर्यवेक्षण की संस्था मानी जाए इसको, ठीक है। जनवरी 1958 में क्या हुआ, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, ने स्वीकृत कर लिया। तो फिर क्या हुआ, इनका पूरा नाम था बलवंत राय गोपाल जी मेहता। गुजरात के सेकंड मुख्यमंत्री थे और उनको पंचायती राज की वास्तुकार या शिल्पी भी कहा जाता है। तो इनकी सिफारिशें एनडीसी ने मान ली कुछ बातें, और भारत में पहली बार पंचायत गठित की गई 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव में, नागौर राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया 11 अक्टूबर को। 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1961 में, ठीक है। एनडीसी ने निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया, राज्यों पर छोड़ा कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो देखिए, एनडीसी ने निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया था कि पूरे देश भर में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं, राज्यों पर छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए पंचायतों को। तो फिर वो पंचायतें, हमने आपको बताया, वो सही से काम नहीं कर सकी। फिर देखिए, बहुत सारी समितियां बनी। VR राव समिति 1960 में, पंचायत सांख्यिकी की तर्कसंगतता पर यह समिति बनाई गई थी कि, ठीक है। SD मिश्रा 1961 में, पंचायत और सहकारिता पर अध्ययन दल, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। B ईश्वरन समिति 1961 में, पंचायत राज प्रशासन पर अध्ययन दल। GR राजगोपाल 1962 में, नया पंचायत गठन पर, है ना, नया पंचायतें होती थी पहले, अब वो भंग कर दी गई हैं, ठीक है। तो नया पंचायत पर अध्ययन दल। इसके बाद RR दिवाकर समिति, ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन दल की ग्राम सभा की स्थिति क्या है। M रामाकृष्णैया समिति, पंचायती राज संस्थानों की आय व्यय गणना पर अध्ययन दल। के संथानम समिति 1963 में, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रावधान और स्थिति पंचायती राज। इन्होंने कहा था कि राज्य पंचायती राज वित्त निगम की स्थापना की जाए। के संथानम समिति फिर से 65 में बनाई गई पंचायती राज निर्वाचन के लिए। RK खन्ना 1965 में, पंचायती राज संस्थाओं के लेखा अकाउंटिंग के लिए, अंकेक्षण के लिए। G रामचंद्रन समिति 1966 में, पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र के लिए बनाई गई थी। मतलब बहुत सारी समितियां बनाएंगी, आपको रटना नहीं है, बस आपको पहली समिति के बारे में ध्यान रखना है और आपको कुछ बताया जाएगा वो ध्यान रखना है। V रामनाथन 1969 में, सामुदायिक विकास अभिकरण, ठीक है। और पंचायती संस्थाओं की भूमि सुधार उपाय में भूमिका क्या होगी। N रामाकृष्णैया 1972 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास और पंचायती राज की प्रमुखता, ठीक है, दी जाए। श्रीमती दया चौबे 1976 में, सामुदायिक विकास और पंचायती राज से संबंधित। अशोक मेहता समिति, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अशोक मेहता समिति जो है 1977 में गठित की गई जनता पार्टी द्वारा। रिपोर्ट इसने 1978 अगस्त में दी। 132 सिफारिशें की। इसने त्रिस्तरीय की जगह पर द्विस्तरीय पद्धति को अपनाने की बात कही कि जिला परिषद होना चाहिए जिला पर, मंडल पंचायत होना चाहिए 15 से 20 हज़ार जनसंख्या वाले गाँव के समूह पर, ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा जिला परिषद होना चाहिए और मंडल पंचायत होना चाहिए 15 से 20 हज़ार जनसंख्या के गाँव के समूह पर। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रथम बिंदु हो। देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला प्रमुख बिंदु हो। जिला परिषद कार्यकारी निकाय हो, एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, जिला स्तर पर नियोजन हो, प्लानिंग जिला स्तर पर हो। हर स्तर पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी हो, है ना। इसमें जो चुनाव में भागीदारी कौन करें, राजनीतिक दल करें। कर लगाने की शक्ति हो पंचायतों को। राज्य में पंचायती राज मंत्री बनाए जाएं। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, 1/3 सीटें महिलाओं हेतु दी जाएं। आरक्षण पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर निर्वाचन करा लिए जाएं। नया पंचायत एक पृथक निकाय हो, योग्य न्यायाधीश हो इसमें, ठीक है। चुनाव हेतु राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत के CEC के साथ, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ वो कोऑर्डिनेट करें। विकास कार्य के लिए जिला परिषद को सौंपे जाए विकास कार्य जो हैं, है ना। स्थायी सोशल ऑडिट किया जाए, जिला स्तरीय एजेंसी द्वारा सोशल ऑडिट किया जाए। तो ये अशोक मेहता समिति
थी। दांतेवाला समिति 1978 में बनाई गई थी। ब्लॉक स्तरीय नियोजन, इसने कहा था कि ब्लॉक लेवल पर प्लानिंग हो। आरआरबी की स्थापना, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की जाए, है ना, आरआरबी की स्थापना की जाए, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाए। हनुमंतराव समिति 1984, जिला स्तरीय नियोजन हो, इसने कहा कि जिला स्तर पर प्लानिंग हो, है ना, जो कि मंत्री, किसी मंत्री या डीएम के अधीन इस नियोजन को किया जाए। जीवी की राव समिति 1985 में, ये महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट किया जाए। गरीबी निवारण कार्यक्रम, पंचायती राज को बिना चढ़का घास कहा था इस समिति ने, ध्यान रखना है। जिला परिषद को मुख्य नियोजन और विकास निकाय बनाया जाए। जिला विकास आयुक्त का पद बनाया जाए। जिला परिषद का जो सीईओ हो, और नियमित निर्वाचन कराया जाए पंचायतों के। एलएम सिंघवी समिति महत्वपूर्ण है, 1986 में बनाई गई। लोकतंत्र और विकास हेतु पंचायती संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण, इस नाम से इसने रिपोर्ट दी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, पहली बार इसने कहा। त्रिस्तरीय व्यवस्था हो। निर्वाचन विवाद हेतु राज्य में न्यायिक अधिकरण हो। ग्राम समूहों हेतु न्याय पंचायत हो। फिर पी के तुंगन समिति 1988 में, संवैधानिक मान्यता, इसने भी कहा। त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिला परिषद धुरी होनी चाहिए विकास की, है ना, सीईओ जिसका डीएम हो, कार्यकाल 5 वर्ष हो। पंचायतों का राज्य वित्त आयोग की गठन किया जाए। BN गाडेले समिति 1988, संवैधानिक मान्यता, त्रिस्तरीय, है ना, पंचायती राज व्यवस्था हो। प्रत्यक्ष चुनाव हो, आरक्षण, राज्य वित्त आयोग, वही सब बात है, राज्य चुनाव आयोग कराधान। तो पहली बार किसने बात की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो वो है एलएम सिंघवी समिति। तो ये महत्वपूर्ण समितियां हैं। हम बात करते हैं कि अब पंचायती राज जो है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। तो देखिए, ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के ज़माने में स्वायत्तता समाप्त हो गई थी, पंचायतें कमज़ोर हो गई थी, पंचायतों की शक्तियाँ छीन ली थी अंग्रेज़ों ने। लेकिन नगरों में पहली बार 1688 में मद्रास में शुरुआत हुई ऐसे ही शासन की, स्वायत्त, है ना, स्थानीय शासन की। 1726 में बॉम्बे, कलकत्ता में। 1870 में क्या हुआ, मेयो के टाइम पर प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं की बात की जाने लगी। मेयो प्रस्ताव आया, एक मेयो रेजोल्यूशन। इसमें वित्त की बात कही गई कि वित्त जो पंचायतों को मिले वो स्थानीय कराधान से मिले, हम उनको रुपये नहीं देंगे। शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को लागू किया गया कि जो शहरी नगर पालिका है उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि आएँ। लॉर्ड रिपन के टाइम पर महत्वपूर्ण सुधार हुआ। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन अधिनियम आया इसके टाइम पे, इसलिए स्थानीय स्वशासन का, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सभी बोर्डों में निर्वाचित और गैर अधिकारियों का 2/3 बहुमत अनिवार्य कर दिया गया। निर्वाचित और गैर अधिकारियों को 2/3 बहुमत अनिवार्य कर दिया गया सभी बोर्डों में, और इनके अध्यक्ष निर्वाचित गैर अधिकारी होंगे, गैर अधिकारी, ठीक है, निर्वाचित होंगे। 1907 में रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन बना, जिसके अध्यक्ष थे CEH हॉबहाउस। तो इन्होंने ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण माना, ठीक है, विकेंद्रीकरण में। तो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन कब बना, 1907 में। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे कहा जाता है, इसमें स्थानीय सरकार जो विषय था वो प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया, प्रांतीय सूची में रखा गया और इसको हस्तांतरित कर दिया गया। स्वतंत्र संस्थाएं हो, ये भी बात भी कही गई। सीमित ग्राम सीमित कार्य, मतलब सीमित ग्राम पंचायतें बनाई गई, सीमित काम दिए गए। 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियम पारित किए और 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत अधिनियम पारित किए थे। स्वतंत्रता के बाद देखिए आप, गांधीवादी विचारक थे श्रीमान नारायण अग्रवाल, उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की वकालत की। केसी कुमारप्पा जी भी थे इनके साथ। भाग 4 अनुच्छेद 40 आपको बता दिया है। DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व, पंचायतों के गठन की बात कही गई। अनुच्छेद 246 में कहा गया स्थानीय स्वशासन संबंधित कानून निर्माण राज्य विधानमंडल करेगा, 246 में कही गई, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन 7वीं अनुसूची में राज्य प्रांत सूची का विषय, ठीक है। तो जो स्थानीय स्वशासन है तो वो 7वीं अनुसूची में, है ना, विषय बांटे गए हैं। तो स्थानीय स्वशासन को 7वीं अनुसूची में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, राज्य प्रांत सूची के अंतर्गत। प्रविष्टि संख्या कौन सी नंबर पर रखा गया है, 5वें नंबर पर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान में पंचायतों के समावेशन का विरोध किया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत के फर्स्ट केंद्रीय सहकारिता और पंचायती राज मंत्री कौन थे, सुरेंद्र कुमार D SKD। इनकी पुस्तक है पंचायत राज सिंथेसिस। फर्स्ट सामुदायिक विकास परियोजना 1948 में चलाई गई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, है ना, प्रोजेक्ट इटावा में स्टार्ट की गई थी। इसको इटावा परियोजना भी कहते हैं, अल्बर्ट मेयर के नेतृत्व में, ठीक है। 1949 में कृषि औद्योगिक ग्रामीण टाउनशिप चलाई गई थी, ठीक है। और 1950 में मजदूरी मंजिल परियोजना को स्टार्ट किया गया था, जिसको मजदूरी मंजिल परियोजना को नेहरू जी ने विकास का मक्का कहा था, और इसको चलाया गया था शरणार्थियों हेतु, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे। नीलोखेड़ी हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को ब्लॉक विकास खंडों की स्थापना के साथ शुरुआत की गई। राष्ट्रीय प्रसार सेवा NES 1953 में, लेकिन दोनों ये जो कार्यक्रम थे वो असफल था, ठीक है।
फिर उसके बाद असफलता के बाद NDC राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, इसने बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया, गठन किया 1956 में, सिफारिश दी 1997 में। पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, जिला पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। सर्वप्रथम शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 नागौर बगदेई गाँव राजस्थान में बाय जवाहरलाल नेहरू जी, और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में आपको पूरा है ना जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी है। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लास्ट तक बने रहे, क्योंकि देखिए सफल वही होगा अंत में जो मेहनत करेगा, पेशेंस रखेगा। बिना मेहनत पेशेंस से कुछ नहीं होने वाला। आप ये मत सोचिए कि कोई एकदम कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, शॉर्ट रास्ता होगा जिससे आप सीधा चैन पा लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए आपको मान लीजिए 50 मिनट मैंने लिए, तो आपको 50 मिनट में आपका एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट तैयार करा दिया गया है, ठीक है। आपको एक बात और बता दूँ, पंचायत में किसी भी स्तर पर आपको चुनाव लड़ना है अगर, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और वोटिंग के लिए 18 वर्ष वो तो है ही। तो पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। तो इस पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर भी आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या इस पर प्रैक्टिस सेट लाया जाए या आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।